हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त एकदम। और आपकी एज में बिल्कुल मस्ती रहना चाहिए, पढ़ाई के प्रति डिवोशन और मजे लेके पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, नंबरों के लिए नहीं। आपको नॉलेज हो कि आपके आसपास क्या है। आप बायो पढ़ रहे हैं तो नेचर में क्या क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कैसे कैसे हैं, और पढ़ें और पढ़ के उनको जानने का भी प्रयास करें। अपने आसपास में बिल्कुल आंखें खुली रखें, चौकन्ने रहें कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे आसपास कहाँ दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा देखें, पहचानने का प्रयास करें। जहाँ दिक्कत हो तो मैं हाजिर हूँ आपको बताने के लिए। आप पूछ सकते हैं, है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है स्वपरागण। भाई हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि पुष्प के कौन कौन से नर भाग होते हैं, कौन से मादा भाग होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि वो कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया? फिर हमने ये पढ़ लिया कि पुष्प में जो बीजांड है या परागकोश है, उनमें किस तरह से परागकण बनते हैं, किस तरह से बीजांड की कोशिकाएं होती हैं, ये पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि कब इसमें नई जो नर कोशिका है, मादा कोशिका, इनमें क्या होगा? इनमें फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, जिस बीज से फिर नई संतति उत्पन्न होगी। जनन, जनन मीन्स क्या? नई संतति का उत्पन्न होना। तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ रहे हैं। अब वर्तिकाग्र पर परागकोश पर परागकण बन गए, उनको कहाँ पहुंचना है? वर्तिकाग्र पर। और यही क्रिया, परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, तो कुछ में परागकण स्वयं ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जैसे ही परागकोश फटता है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें परागकण स्वयं नहीं पहुंच पाते। उनमें कुछ न कुछ इस प्रकार की पुष्पों में विशेषताएं होती हैं, कुछ न कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, या अनुकूलन कह सकते हैं हम उनको, कि उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता, उनमें पर परागण ही होता है। अब पर परागण, पर यानी दूसरा, दूसरे के द्वारा किया जाने वाला परागण। तो पर परागण क्या है? पर परागण ऐसा परागण है जिसके लिए पुष्प को किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण तो आप समझ ही गए हैं कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो पर परागण क्या है? कभी कभी तो ऐसा है कि उसी पुष्प के परागकण हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक ही पुष्प में दोनों हैं, उसके लिए भी उनको कीड़े की आवश्यकता होती है। विभिन्न जातियों के 2 पौधों तक पहुंचने के लिए तो होगी ही, एक ही पुष्प में भी आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार से इनमें परागण होता है पौधों में। पर परागण, पर परागण क्या है? फिर से एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसा परागण जिसके लिए पुष्प को किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। और पर परागण के लिए जो माध्यम है वो जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। अजैविक जैसे कि जल, मिट्टी या वायु। जल द्वारा तैरकर जो जली पौधों में परागकण पहुंचते हैं। जो वायु है ये उड़ाकर ले जाती है, आपने बचपन में देखा होगा, और हम लोग बड़े मजे लेते थे उसके। एक छोटा रुई के समान गोला उड़ते हुए जा रहा है, और एक छोटा गोला होता था गोल गोल सा बिल्कुल रुई के समान, और एक बड़ा गोला होता था। उसमें से एक तो बीज है और एक तो क्या है? परागकण है। उड़ते हुए जा रहा, तो कौन ले जा रहा? उसको वायु लेके जा रही। हम उसको बोलते थे बाबा उड़ते हुए जा रहा है। तो ऐसा हमने बचपन में देखा था, अभी भी आप देखते हैं, उसको महसूस नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा आसपास ध्यान रखें। अब इसके बाद और कौन है? वायु हो गया, जल हो गया, और इसके अलावा मिट्टी। बहुत सारे परागकण मिट्टी में गिर जाते हैं, पशुओं के पैरों में लग जाते हैं, कीड़ों के, जंतुओं के पैरों में लगकर यहाँ वहां पहुंचते, पुष्पों तक पहुंचते। अब
जैविक कारक कौन कौन से जैविक माध्यम है? तो जैविक माध्यम में जैसे कि मधुमक्खी, तितली, भंवरा जो पुष्प पर जाकर बैठते हैं और बैठते हैं तो इनके पंखों में या इनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। जब अदर पुष्प में जाते हैं तो वहां पर जाते जाते ये सूख जाते हैं, वहां पर छाड़ते हैं जब ये अपने पंखों को, पैरों को, तो वहां पर ये पहुंच जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के रीजन हैं। इनके द्वारा कई बार जंतुओं द्वारा भी होता है ये परागण, और विभिन्न विभिन्न माध्यम में उसको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि पर परागण क्या है और पर परागण के लिए पुष्प में कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिनके कारण उसमें केवल पर परागण हो सकता है, स्वपरागण नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे पर परागण। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर परागण। ऐसा परागण जिसके लिए अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है, अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पर परागण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया पर परागण की परिभाषा। अब हम आते हैं किस पे कि पर परागण बोलते किसे है ना? पर परागण जो है उसको पर परागण कैसे पुष्पों में होता है, उनमें क्या क्या विशेषता होती है? तो पर परागण की युक्तियां या अनुकूलन, कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं या अनुकूलन है जो पुष्पों में पाई जाती है, इस कारण वो बेचारा बाध्य हो जाता है पर परागण के लिए, स्वपरागण नहीं कर पाता। अब इसमें होता क्या है, सभी पुष्पों में पर परागण के लिए माध्यम पहुंच जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता, तो सभी पुष्पों से बीज प्राप्त नहीं हो पाते, तो पौधे को ज्यादा पुष्प उगाना पड़ता है, भाई ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसको, है ना? आप क्रॉस पर परागण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बच्चों, यदि आप बायो लेके पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हर एक, और हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं आप, तो आपको उसके हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म दोनों ही बनना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बुक में जाएंगे तो वहां पर आपको लेबलिंग इंग्लिश से मिलेगी। कई बार इंग्लिश टर्म रहेगा, कई बार हिंदी टर्म रहेगा, इस तरह से आपको दोनों ही बनना आवश्यक है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग करना पड़ेगा। कई कई तो ऐसी टर्म्स होंगी जिनका हिंदी होगा ही नहीं, तो आपको जरूर ही याद रखने हैं ये शब्द। मैं साथ साथ में दोनों ही आपको बताती जाती हूँ, ठीक है? अब इसमें पहला जो है युक्तियां या अनुकूलन, वो क्या है? एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, एक लिंगता। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ये वाले पेड़ में ना फूल तो बहुत लगते हैं लेकिन फल एक भी नहीं होता। इसको ऐसा पुराने लोग ऐसा बोलते थे, कुछ कर दिया है किसी ने। तो एक्चुअली वो क्या है, जो ऐसा बेल है या ऐसा पौधा है जिसमें फूल तो लग रहे हैं लेकिन एक भी फल कभी नहीं लगा, वो नर पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? नर पौधा, क्योंकि उसके जो फूल है उसमें जायांग होता ही नहीं है, उसमें केवल पुमंग होता है, जायांग नहीं होता, केवल पुमंग होता है, मतलब वो नर पुष्प है। और ऐसे पौधा उसी का ऐसा पौधा होगा जो मादा पौधा होगा, यानी उस पौधे के फ्लावर में
केवल जायांग होगा, पुमंग होगा ही नहीं। तो ऐसे पौधे को, ऐसे पुष्प को तो मादा पुष्प बोलेंगे, ऐसे पौधे को ही मादा पौधा बोलेंगे। तो प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक लिंगता पाई जाती है, यानी नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। अब नर पौधा अलग है, वहां से कीड़ों को लाना ही पड़ेगा, परागकणों को, और लाकर किसके ऊपर डालना पड़ेगा? मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर। तो पर परागण ही होगा, उसमें तो बिल्कुल भी स्वपरागण संभव नहीं है। तो एक लिंगिता क्या है? जब नर और मादा पौधे अलग अलग हों। जब नर व मादा पौधे अलग अलग हों। जब नर और मादा पौधे अलग अलग हों तो ऐसे पौधों को नर पुष्प होंगे तो नर पौधा और मादा पुष्प होंगे तो मादा पौधा कहा जाता है, और इसे एक लिंगता कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मक्का, सभी जानते हैं इस पौधे को। अब इसके बाद दूसरी जो इसकी अनुकूलन है वो है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। जब हम स्वपरागण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था, उसमें स्वपरागण की एक युक्ति अनुकूलन था समकाल पक्वता। सम यानी समान समय, समकाल यानी समान समय पर परिपक्व होना, किसका? पुमंग और जायांग का। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, भिन्न काल पक्वता यानी पुमंग और जायांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। यानी जब परागकोश फटेंगे, परागकण निकलेंगे, तब तक वर्तिका परिपक्व होकर मुरझा चुकी होगी। और किसी किसी में जब परागकोश फट रहे हैं तब वर्तिका भी बनी नहीं है। किसी किसी में वर्तिकाग्र पहले बन जाता है, किसी किसी में परागकोश पहले बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसमें वर्तिकाग्र पहले बन जाता है लेकिन परागकोश अभी निर्मित नहीं है, ऐसे पौधों में कहा जाता है कि स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और ऐसे पौधे जिनमें पुमंग पहले बन जाता है, अभी वर्तिकाग्र बनी ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है पुम पूर्वता। क्या कहा जाता है? पुम पूर्वता। ठीक है। तो भिन्न काल पक्वता जब जायांग व पुमंग अलग अलग समय पर परिपक्व हो। इसमें भी कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां। यदि पुमंग पहले परिपक्व होता है, या पुमंग मीन्स परागकोश पहले परिपक्व हो, तो उसे पुम पूर्वता तथा यदि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। ऐसे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये स्थितियां पाई जाती हैं, जिनमें क्रूसीफेरी और रोजेसी 2 ऐसी फैमिली है जिनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। क्रूसीफेरी और रोजेसी, इनमें स्त्री पूर्वता ही पाई जाती है कि इनमें पहले वर्तिकाग्र विकसित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनमें पुम पूर्वता पाई जाती है।
तो पुंपूर्वता किसमें पाई जाती है? पुंपूर्वता जैसे कि ऐसे वाले पौधे जिनमें जैसे सेक्सीफ्रेगा, ये पौधे आप जानते नहीं है, इसलिए मैं इनको बताना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो पौधे जिनको आपने देखा है, जिनको आप आसपास देख पाते हैं, उन पौधों के मैं अधिकतर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो आप समझ लीजिए क्रूसीफेरी और रोजेसी। क्रूसीफेरी मीन्स जैसे सरसों क्रूसीफेरी कुल में आता है। रोजेसी रोज कुल के जो भी पौधे होते हैं उनमें आप देखेंगे कि स्त्री पूर्वता यानी वर्तिकाग्र पहले विकसित होता है, परागकोश बाद में विकसित होते हैं। इसके बाद है अगला स्वबंधिता। स्वबंधिता यानी खुद के परागकण द्वारा खुद के वर्तिकाग्र का निषेचन नहीं हो सकता। इसके कारण कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण रासायनिक कोई कारण भी हो सकता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, दोनों ही कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण या जेनेटिक कारण। तो स्वबंधिता किन्हीं कारणों से जब एक ही पुष्प के परागकण व परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। अब परागकण अंकुरित होते हैं तो क्या निकलता है? पराग नलिका निकलती है। और पराग नलिका में क्या होते हैं? पराग नलिका में ही नर केंद्रक पाया जाता है। तो जब अंकुरित ही नहीं होगा, पराग नलिका निकलेगी नहीं, तो नर केंद्रक बीजांड तक नहीं पहुंचेंगे और निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ये जो है ये किसमें पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल है तंबाकू, चाय। तंबाकू में और चाय में ये ऐसा होता है कि खुद के ही पुष्प के परागकण खुद के ही वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचेंगे तो उनमें पराग नलिका नहीं बनती। अगला है चौथा जो इसका अनुकूलन है, चौथा अनुकूलन है स्व अनिषेच्यता। स्व अनिषेच्यता में क्या होगा? पराग नलिका तो बन जाएगी, लेकिन पराग नलिका पूर्ण रूप से बीजांड तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि पहुंच भी गई तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसके भी जेनेटिक और रासायनिक कारण हो सकते हैं। तो अब है स्व अनिषेच्यता। अब इनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्व अनिषेच्यता। ये पुष्प जो होते हैं स्व अनिषेच्यता जिनमें पाई जाती है, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी होते हैं, दोनों लिंग इनमें पाए जाते हैं। किंतु किन्हीं कारणों से इनमें स्वपरागण नहीं हो सकता। वो कारण बहुत सारे हैं, अपन उनको देखेंगे, ठीक है। तो स्व अनिषेच्यता जिनमें पाई जाती है वो पुष्प कैसे होते हैं? इनको द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, किंतु फिर भी इनमें स्वपरागण नहीं हो पा रहा। तो उसके क्या कारण है? द्विलिंगी होने पर भी पर परागण होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या कौन से ऐसे लक्षण है जिनके कारण उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता? तो पहला कारण, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, क्योंकि पहला ऐसा कारण है कि उमंग व
जायांग दूर दूर हो, वह जायांग कैसे हो, दूर दूर हो। तो परागकोश फटने पर भी परागकण जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर दूसरा कारण है जायांग व पुमंग की स्थिति अलग अलग हो। ऐसी स्थिति हो कि उसके कारण जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में उनकी बनावट हो, ऐसा निर्मित हो, तब भी ऐसा होगा। फिर तीसरी स्थिति, परागकोश बाहर लटके हो, परागकोश बाहर लटके हो व वर्तिकाग्र अंदर घुसी हो। तो उसमें क्या होगा, परागकोश जो है जब फटेंगे तो परागकण बाहर निकल जाएंगे, वर्तिकाग्र अंदर है, वहां तक वो परागकण जो है पहुंच ही नहीं पाएंगे। या फिर क्या कारण हो सकता है कि जो परागकोश है वो क्या हो, ढके हुए हो। अगला कारण हो सकता है चौथा, परागकोश दलों द्वारा ढके हों। परागकोश पूरे दल द्वारा ढके, परागकोश फट भी गए तो दल के अंदर ही परागकण गिरे पड़े रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे। अब अगला कारण, परागकण यदि पिंडों के रूप में हो, पिंड के रूप में यानी गुच्छों में हो, पिंडों के रूप में हो, तो वो भारी हो जाते हैं और भारी होने के कारण वो बिखर कर, उड़कर या किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते, तब कीड़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आर्किडेसी में, आर्किडेसी जो कुल होता है, ऑर्किड जिसमें पाए जाते हैं, उनमें अधिकतर ऐसा पाया जाता है। ठीक, तो स्व अनिश्चितता बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पुष्प तो द्विलिंगी है किंतु उनमें परपरागण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुमंग और जायांग कहाँ है, दूर दूर है। जायांग और पुमंग की स्थितियां अलग अलग है। ऐसी स्थिति में है कि उसके परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। परागकोश बाहर लटके हो, वर्तिकाग्र अंदर घुसी हो। परागकोश दलों द्वारा ढके हो और परागकण यदि पिंडों के रूप में हो, तो गुच्छे के रूप में होंगे, तो ये उड़कर यहाँ वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो अनुकूलता है वो है विषम, जो आगे है विषम रूपता। विषम रूपता, अब ये विषम रूपता क्या है? किसी किसी पुष्पों में क्या होता है, जो परागकोश होते हैं, जो पुतंतु होते हैं, परागकोश होते हैं, यानी पूरा पुमंग जो होता है वो 2 या 3 चक्रों में होता है। और जब 2 या 3 चक्रों में होता है तो प्रत्येक चक्र के पुतंतुओं की लंबाई किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पुष्प में कुछ परागकोश बनते तो है लेकिन उनमें पराग कणों का निर्माण नहीं होता, यानी वो परागकोश बंधे होते हैं। और कुछ परागकोशों से ऐसे होते हैं जो उर्वर होते हैं, उनमें केवल परागकणों का निर्माण होता है, जैसे साल्विया में, है ना। तो विषम रूपता, किसी किसी पौधे में क्या होता है कि परागकोश तो है, कुछ पुतंतु लंबे वाले हैं, कुछ छोटे वाले हैं, कुछ बिखरे हैं, कुछ गुच्छे में है, ऐसी विषम रूपता पाई जाती। ऐसी विषम रूपता किसी किसी पुष्प में 2 रूपों में पुमंग होते हैं, परागकोश होते हैं, किसी किसी पुष्पों में 3 प्रकार के भी होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पों में जिनमें 2 प्रकार के ऐसे रचनाएं हो तो उसे कहा जाता है द्विरूपता,
और यदि 3 प्रकार हो तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिरूपता। तो प्रकृति में ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें द्विरूपता तथा त्रिरूपता पुमंग की बनावट में पाई जाती है। तो पुमंग की बनावट में यदि द्विरूपता त्रिरूपता होगी तो उस समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विषम रूपता। और विषम रूपता में पुंकेसर की विषम रूपता भी हो सकती है और वर्तिकाग्र की विषम रूपता भी हो सकती है। वर्तिकाग्र की विषम रूपता से हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र जो है 2 भागों में बटा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बाहर की ओर लटका हुआ है, बहुत ही अंदर की ओर घुसा हुआ है। तो और वर्तिकाग्र जो है उनकी संख्या अधिक है। तो इस प्रकार उनमें विषम रूपता होने के कारण उनमें भी स्वपरागण नहीं होता है। कौन सा परागण होगा? केवल परपरागण। तो विषम रूपता में कितनी रूपता पाई जा सकती है? द्विरूपता व त्रिरूपता। ये आप समझ रहे हैं। द्विरूपता त्रिरूपता किसके संदर्भ में है? द्विरूपता त्रिरूपता किसमें पाई जाती है? पुमंग व जायांग। ज्यादातर पुष्पों में पुमंग में ये द्विरूपता त्रिरूपता पाई जाती है, जायांग में बहुत ही कम पाई जाती है। पुंकेसर की विषम रूपता भी हो सकती है, वर्तिकाग्र की विषम रूपता भी हो सकती है। ये आपको समझ में आ गया ना कि क्या होगा यदि पता लगा कि 2 गुच्छों में है 2 + 3 5 पुंकेसर है। इसमें से जो 3 पुंकेसर है वो तो बाहर लटके हुए, वो उर्वर है, और जो 2 अंदर की ओर है वो अनुर्वर है। तो उनमें परागकोश बनेंगे ही नहीं, और जो परागकोश जिनमें परागकण बन रहे हैं वो कहाँ की ओर लटके हुए हैं? बाहर की ओर लटके हुए हैं, है ना। कई बार क्या होगा कि परागकोश के जो है वो बहुत अंदर है क्योंकि पुतंतु छोटे हैं, वर्तिकाग्र बाहर की ओर है, तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। कौन सा? स्वपरागण। तब भी कौन सा परागण होगा? परपरागण होगा। कई बार 9 + 1 का भी गुच्छा बना होता है परागकणों का, परागकोशों का। तो अलग अलग तरह से ऐसे पाए जाते हैं जिनकी बनावट के कारण उनमें स्वपरागण नहीं होता, परपरागण होता है। किसमें पाई जा सकती है? पुमंग में। यदि पुमंग में पाई जाती है तो उसे पुंकेसर विषम रूपता कहते हैं, और जायांग में पाई जाती है तो उसे जायांग विषम रूपता कहते हैं। ये प्रिमरोज तथा लाइनम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रिमरोज व लाइनम में पाई जाती है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? परपरागण के अनुकूलन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक लिंगता, यानी जब पूरा का पूरा पौधा ही या तो नर हो या तो मादा हो, है ना। तो उसके लिए नर वाले पुष्प से पुष्प दूर है पौधा, वहां से परागकणों को लाने के लिए किसी अन्य माध्यम की ही आवश्यकता पड़ेगी। फिर अपन ने पढ़ा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता यानी जब परागकोश और वर्तिकाग्र का पकने का समय अलग अलग हो। एक जब पक के बड़ा हो रहा है तब तक दूसरा बना नहीं है, या फिर वो परिपक्व होकर मुरझा चुका है। ठीक। फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा स्वाबंधिता। जब किन्हीं भी कारणों से, जेनेटिक कारण से, किसी रासायनिक कारण से जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर भी निषेचन नहीं कर पाते तो उसे हम कहते हैं स्वाबंधिता। स्वानिषेचिता, जिसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं किंतु विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारण हमने देखे कि उन कारणों से पुष्पों में स्वपरागण नहीं हो पाता तो परपरागण ही होगा। जैसे कि पुमंग जायांग दूर दूर हो, जायांग व पुमंग की स्थिति अलग अलग हो, परागकोश बाहर लटके हो और वर्तिकाग्र अंदर घुसी हो, परागकोश दलों द्वारा ढके हो या परागकोश पिंडों के रूप में हो। ठीक। फिर लास्ट में अनुकूलन पढ़ा विषम रूपता। ये विषम रूपता विभिन्न पुष्पों में, पुंकेसर में भी हो सकती है और वर्तिकाग्र में भी हो सकती है। अधिकतर ये पुंकेसरों में ही होती है। और ये पुंकेसरों की बनावट, इनके पुतंतु की लंबाई या मुक्त डोली किस तरह के अलग अलग प्रकार के हो सकती है। ये द्विरूपता त्रिरूपता अलग अलग, एक ही पुष्प में द्विरूपता, किसी पुष्प में त्रिरूपता ऐसे पाई जाती है, जिसके कारण वर्तिकाग्र तक परागकण नहीं पहुंच पाते, जैसे कि प्रिमरोज व लाइनम में। ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद पढ़ने वाले हैं परपरागण के लाभ और परपरागण से हानि। ठीक है।
पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पहले पढ़ते हैं हम लाभ। एडवांटेज, क्या लाभ है भाई, पर परागण यदि हो रहा है तो क्या लाभ है? तो पर परागण में पहला लाभ है कि इसमें दो विभिन्न पौधे भाग लेते हैं, विभिन्न पौधे की नर कोशिका मादा कोशिका भाग लेती है, तो दोनों में जो जेनेटिक गुण होते हैं वो कुछ कुछ अलग तो होते हैं, उनके मिलने से एक नई किस्म भी उत्पन्न हो सकती है। पहला, नई किस्मों का विकास होता है, और ये यदि हम जैव विकास की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ठीक, फिर दूसरा है कि जो संकरित किस्म उत्पन्न होती है। संकरित किसे कहा जाता है? जब दो विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके पुंगंग और जायांग में, नर कोशिका मादा कोशिका में जब निषेचन हुआ तो उससे नया बीज जो उत्पन्न हुआ उसे संकरित बीज कहा जाएगा। संकरित किस्म जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? संकरित किस्म। ये संकरित किस्म स्वस्थ होती है, किसकी तुलना में? स्वपरागित पुष्पों से उत्पन्न बीज की तुलना में। तीसरा, इससे उत्पन्न बीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और चूंकि बीज स्वस्थ होते हैं तो इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। इससे उत्पन्न जो बीज है उनमें पैदावार अच्छी होती है। पैदावार अच्छी होगी तो अपने आप उत्पादन भी अधिक होगा, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। और जो स्वबंध्य जो बीज होते हैं उनमें ऐसे पौधे, कई ऐसे पौधे हो गए हैं जो स्वबंध्य हैं, उनमें पुष्प तो लग रहे हैं लेकिन स्वबंध्य है, तो उनमें बीज उत्पन्न होने की एक संभावना भी उत्पन्न होती है। स्वबंध्य यदि पर परागण नहीं होता तो आप सोचिए क्या होता। पर परागण नहीं होता तो क्या होता? जो स्वबंध्य बीज है उनमें पुष्प तो लगते लेकिन बीज कभी भी नहीं बन पाते क्योंकि निषेचन नहीं हो पाता। फिर ये इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न जो बीज है ये जीवन संघर्ष में अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। किसकी तुलना में? ऐसे बीजों की तुलना में जो स्वपरागण से उत्पन्न हुए। तो ये है पर परागण से लाभ। हमने स्वपरागण में पढ़ा था कि पीढ़ियां दर पीढ़ी बीज कैसे होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, नई संतति उत्पन्न नहीं होती। तो ठीक इसका उल्टा कहाँ पर होता है? पर परागण में। अब हम पढ़ते हैं इसके लाभ। ये हमने क्या पढ़ा? लाभ, सॉरी, अब हम पढ़ते हैं इसकी हानि।
यानी पर परागण से क्या हानि है? हानि बहुत कम है इसमें। पहली हानि है कि सभी पुष्पों का परागण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। सभी पुष्पों के परागण की संभावना नहीं होती। कुछ पुष्प ऐसे भी होंगे जिनमें कि परागण हो ही नहीं पाएगा, उनको उपयुक्त माध्यम नहीं मिल पाएगा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद पौधे को पर परागण कराना है भाई, तो पर परागण कराने के लिए कीड़ों को आकर्षित करना है ना, तो उसके लिए उसको बहुत मकरंद उत्पन्न करना पड़ेगा, या फिर पंखुड़ियों का कलर एकदम रेड और चमकदार होना करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, उसको उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसका आकार बड़ा होना चाहिए, यानी कीड़े उसकी ओर आकर्षित हो। तो इसके और या फिर उसको परागकणों का निर्माण ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा परागकण बनेंगे तभी अन्य पुष्प तक पहुंचेंगे और परागण होगा। तो ये सब करने के लिए मकरंद हो और पेटल्स के दलों का कलर बहुत डार्क हो, या फिर परागकणों का निर्माण ज्यादा हो, उसके लिए पौधे को बहुत सारा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ना। तो हाँ, इसके लिए वो क्या कर सकता था, और अधिक अपनी वृद्धि कर सकता था, पुष्प उगा सकता था, वो ऊर्जा कहाँ चला जाती है, इन साधनों में उत्पन्न चली जाती है। साधनों को उत्पन्न करने में पौधे की बहुत अधिक ऊर्जा व्यय हो जाती है। साधन समझ गए ना, कि बहुत ज्यादा परागकण बनाने पड़ेंगे, मकरंद बनाना पड़ेगा, या फिर उनको बहुत चमकदार होना पड़ेगा, कलर ज्यादा होना पड़ेगा, या फिर सुगंध ज्यादा उत्पन्न करनी पड़ेगी। इन सब में उनकी ऊर्जा ज्यादा लगती है, जिसका उपयोग वो अदर कहीं और किसी काम में कर सकते थे। फिर अवांछनीय लक्षण इसके कारण उत्पन्न होते हैं। इसी कारण कई बार क्या होगा भाई, हमने ये लिखा कि नई प्रजाति उत्पन्न होती है, तो वो नई प्रजाति हमेशा अच्छी हो ऐसा तो नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दोनों ही किस्मों में हानिकारक गुण हो, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके कारण अवांछनीय लक्षण वाला बीज उत्पन्न हो जाएगा। कभी कभी अवांछनीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा अपन ने, पर परागण के लाभ क्या है, नई किस्मों का विकास होता है और नई प्रजाति उत्पन्न होती है। संकरित किस्में जो उत्पन्न होगी वो कैसी होती है, संकरित से समझ में आ गया आपको, अलग अलग प्रजाति का, एक का नरकोश का, एक की मादा कोश का, उससे उत्पन्न जो बीज होगा उसे संकरित बीज कहा जाएगा, और संकरित बीज से उत्पन्न जो पौधा है उसे संकरित किस्म कहा जाएगा। इससे उत्पन्न बीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न जो बीज है उनकी पैदावार अच्छी होती है। स्वबंध्य पौधों में बीज उत्पादन की संभावना रहती है, अन्यथा उनमें बिल्कुल भी बीज उत्पन्न नहीं होंगे। और इस प्रकार पर परागण से जो उत्पन्न बीज है जीवन संघर्ष में अधिक शक्तिशाली होते हैं। हानि, सभी पुष्पों के परागण की संभावना नहीं हो पाती, सभी को माध्यम मिल जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर पर परागण के लिए जो साधन उत्पन्न करने हैं, मकरंद और सुगंध और बहुत ज्यादा बड़ा पुष्प या कलर्ड, ये सब करने में
या बहुत ज्यादा परागकणों का निर्माण, वो सब करने में पौधे की बहुत ऊर्जा चली जाती है, जिसका उपयोग वो अन्य किसी साधन में कर सकता है। और इस प्रकार जो उत्पन्न बीज है हमेशा अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी उनमें अवांछनीय लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी अपन ने आज पढ़ा है उसको आप अपने आसपास देखिए। पर परागण कैसे कोई छोटी सी चिड़िया की नुकीली सी चोंच है और वो किसी पुष्प के अंदर चोंच को डालकर उसमें से भोजन लेती है, और जब वो भोजन लेती है तो उसके चोंच के चारों तरफ परागकण चिपक जाते हैं, और वही जब जाएगी किसी और पुष्प में वहां से भी अंदर जाकर अपना भोजन लेगी, कीड़े लेगी, तो उससे क्या होगा, उसके परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो कौन कौन से माध्यम है, विभिन्न विभिन्न पुष्पों में कैसे कैसे परागण होता है विभिन्न माध्यमों से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा पता करके रखिए भाई, यहाँ वहां देख देख के, फिर जब हम पढ़ेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और मजेदार होगा, है ना। तो आप अपने आसपास देखना शुरू कर दें पेड़ पौधों को, फ्लावरिंग प्लांट्स को, तितलियों को, भंवरों को। और मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में रहे हैं जो जैसा मैं पढ़ाती थी तो वो दूसरे दिन किसी कीड़े के बारे में पढ़ाया, कुछ पढ़ाया, तो वो एक शीशी में ढक्कन में थोड़ा सा छेद करके और उसको लेकर आ जाते थे कि दीदी देखिए हमने ये पकड़ लिया। तो आप देखिए कि आप भी अपने आसपास देखना प्रारंभ करिए, बहुत सुंदर नेचर है और इसको आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छे लक की बात है। ओके।